आज अपने करेंगे मास डिफेक्ट। जो अपने दो लास्ट वीडियो में आपने इसका जो पहले वाला पार्ट पढ़ा दिया गया है, अब उसी के आगे ही ये नेक्स्ट पार्ट है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा और ऊपर ये आई बटन दिया गया है, यहाँ पे आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे एक और आई लिंक आएगा जहाँ पे इसका पार्ट का फर्स्ट देख सकते हो। ठीक है जी। आज अपने पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। सॉरी, मास डिफेक्ट से पहले अपने बात कर लेते हैं आइंस्टाइन का एनर्जी मास फॉर्मूला। एनर्जी मास फॉर्मूला जिसको अपने ऊर्जा द्रव्यमान मान सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हिंदी में बोलें विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत। विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है जी। क्या होता है ये, इसके बारे में बताते हैं। देखो, इससे पहले ये माना जाता था कि जो मास है यानी द्रव्यमान है और जो एनर्जी है, मास m और द्रव्यमान E, ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। माना जाता था कि जो मास है वो किसी भी पार्टिकल की या किसी भी तत्व की वो क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है जी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है या उसका कहीं या उसका मौलिक गुण है जो उसके अंदर ही होता है और ये प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग होता है। ठीक है जी। और उसके बाद जो एनर्जी होती है वो माना जाता था कि जो एनर्जी है वो उसकी गति के कारण या उसके कार्य करने की क्षमता उसमें जितनी होती है उतनी उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। तो एनर्जी और मास को अलग अलग माना जाता था और इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं था। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि मास और एनर्जी द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। यानी मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। ठीक है जी। क्या बात मानी जाती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। ठीक है जी। और जो मास कंजर्वेशन है यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण इंग्लिश में बोलते हैं जिसको मास कंजर्वेशन लॉ, इसी प्रकार एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तुल्य होते हैं। ठीक है। इसके बाद आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया जो इन दोनों में रिलेशन बताता था, जिसे अपने द्रव्यमान ऊर्जा इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। ठीक है जी, आइंस्टाइन ने दिया था, ध्यान रखना है आपने। क्या होता है वो, E इक्वल mc², E इक्वल mc²। यानी अगर किसी पार्टिकल का द्रव्यमान m है,
तो उस द्रव्यमान को अगर मैं एनर्जी में बदलूं, एनर्जी में चेंज करूं, तो जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, mc²। क्या आएगी, mc²। देखो इस यहीं से पता लगता है कि E को m में और m को E में चेंज किया जा सकता है ना। थोड़ा सा और देखते हैं कि जैसे किसी पार्टिकल का अगर मैं द्रव्यमान कितना मानूं, अगर किसी का द्रव्यमान m है और उसको एनर्जी में चेंज किया जाता है तो कितनी एनर्जी में वो चेंज होएगा। तो देखिए E = mc²। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पे 9 × 10⁻16 जूल। तो 1 kg वाले द्रव्यमान को अगर मैं एनर्जी में चेंज करता हूँ तो 9 × 10⁻16 जूल अपने पास एनर्जी आती है आइंस्टाइन के कौन से फॉर्मूले से, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। ठीक है जी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। अब अपने बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसने नहीं देखा क्या होता है वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है जी, 1 AMU जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.66 10⁻27, 1.66 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है जी, क्या होती है किलोग्राम। अगर मैं इसके लिए एनर्जी की बात करूं तो कितनी आएगी, देखिए mc², m की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ और c की वैल्यू पहले की तरह जूल में कन्वर्ट होगी। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आता है 1.49 10⁻20। सॉल्व कर लेना, अपने पास यही आएगा। ठीक है जी, कितना आ रहा है जूल में। ओके जी, ये अपने पास क्या है एनर्जी है जूल में। ओके, अब अपने बात करते हैं इसके लिए कि 20 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको मैं अगर ये जूल में इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अपने पास 1.6 10⁻19। ठीक है, 19 kg। ओके, ये अपने पास एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं एनर्जी की बात करूं कितनी आएगी 1.49 10⁻10 1.6 10⁻19। यहाँ पे अपने पास आता है 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये कैलकुलेशंस या इसकी वैल्यू याद नहीं करनी है। एग्ज़ाम के लेवल से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ई का फॉर्मूला अपने पास ये होता है और लास्ट में इनके जो आंसर्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। अब जो मैंने वैल्यू निकाली है ये वाली पता होनी चाहिए आपको। बाकी अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो मैंने कैलकुलेशन करवा दी है। ठीक है, देखिए क्या है 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मिलियन। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक AMU की वैल्यू एनर्जी के लिए कितनी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ठीक है, उम्मीद है सारों को समझाया होगा। अब मैं इसका आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं जी तो सब्सक्राइब बनता है ना अपना। और
मैं जब देखता हूँ कि व्यूज़ तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उतने सब्सक्राइब नहीं होते और लाइक भी उतने नहीं होते। आपको अगली वीडियो में इसका डाटा दिखाऊंगा कि उतने जितने ज़्यादा व्यू है उतने लाइक भी नहीं है और उतने सब्सक्राइब भी नहीं है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे क्या है कि हमारा हौसला बढ़ता है। आपका कुछ नहीं जाएगा, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। मैं 2 सेकंड के लिए रुकता हूँ, आप तब तक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। उम्मीद है सारों ने कर दिया होगा। अब बात करते हैं जिसके लिए मैंने मास एनर्जी फॉर्मूला पढ़ाया था, वो था मास। हाँ जी, अब अपने पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो मास क्या होता है? किसी भी तत्व का, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किसी भी तत्व का टोटल मास, किसी भी तत्व का टोटल मास कहाँ पे होता है? कहाँ पे बोलते हैं अपने? उसके नाभिक में। बोलते हैं ना भी समस्त धनावेश और उसका समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में संग्रहित होता है। और नाभिक में क्या होता है जी? एक तो प्रोटॉन होते हैं अपने पास, एक क्या होते हैं? प्रोटॉन, और एक क्या होते हैं जी? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अपने ये कह सकते हैं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो टोटल मास होएगा वही अपने पास क्या, किस तत्व का टोटल मास होएगा, यही होएगा ना, यही कह सकते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या देखो, मैं अगर कोई तत्व मानता हूँ x, जिसमें ZA ये वाला सिंबल होता है ना, जैसे 8O16 लिखते हैं, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? Z। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होएगी जी? A माइनस जेड, क्योंकि ये न्यूक्लियन होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई? Z, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? A माइनस जेड। ये तो संख्या है। अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है तो सारे प्रोटॉनों का क्या होगा? Z इंटू mp। अगर एक न्यूट्रॉन का mn है तो सारे न्यूट्रॉनों का क्या होगा? A माइनस जेड इंटू mn। तो टोटल मास क्या होगा? अगर मैं इसको m से शो करता हूँ, टोटल मास होएगा अपने पास Z इंटू mp या ZmP प्लस A माइनस जेड mn, यही होएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अपने अब m निकाल लिया है। देखो ये स्मॉल m कब निकाला है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जोड़ के निकाला है, ठीक है। अब अपने स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से मास निकालेंगे तो वो आता है अपने पास कैपिटल M। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? ये एक तरह की मशीन होती है जो अलग अलग प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को ना जोड़कर, अलग अलग प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को ना जोड़कर एक साथ ही किसी तत्व का मास बता देती है। उसको स्पेक्ट्रोमीटर, एक ऐसी मशीन होती है, और भी बहुत कलर भी बता देती है, क्या तत्व है, बहुत कुछ बता देती है, मास भी बता देती है। तो इसके द्वारा जो मास बताया जाता है वो होता है M। देखो जैसे किसी दुकान पे जाते हैं ना अपने, उसके पास एक डिजिटल कांटा होता है, अगर उसके ऊपर 1 किलो चावल रखोगे आप तो वो 1 किलो शो कर देगी। अगर आप 2 किलो रखोगे तो 2 किलो शो कर देगी। ऐसा तो नहीं बताती वो अलग अलग चावल को, अलग अलग चावल के दाने को अलग अलग तो नहीं बताती है ना, वो उनको अलग अलग जोड़ती है, फिर बताती भी अब 2 किलो हुआ। वो एक साथ ही जोड़कर उनको बता देती है कि ये 2 किलो है। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर भी कुछ इस तरह का ही होता है। देखो ये होता है अपने पास M और ये आता है अपने पास स्मॉल m। ये दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होते। तो उसके द्वारा जो किसी तत्व का स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो द्रव्यमान निकाला वो M आया, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि ये वाला M और ये वाला M समान होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हुआ क्या कि जो द्रव्यमान अपने पहले नापा था, जो द्रव्यमान अपने पहले काउंट किया था, वो द्रव्यमान ज़्यादा आया अब वाले द्रव्यमान से, यानी स्पेक्ट्रोमीटर वाले द्रव्यमान से, है ना, ठीक है। ये वाला क्या आया अपने पास? ज़्यादा आया। अगर मैं उसको इकट्ठा तोलता हूँ तो वो कम आता है, अगर मैं उसको अलग अलग तोलता हूँ तो ज़्यादा आता है, ठीक है।
तो ज़्यादा वाले में से मैं अगर मैं कम वाला माइनस करता हूँ तो जितना द्रव्यमान अपने पास आता है, जितना द्रव्यमान अपने पास डेल्टा एम मान लिया आता है, ज़्यादा वाले में से मैंने कम माइनस किया है, अगर मैं 5 में से 3 माइनस करता हूँ तो 2 आएगा ना। तो 5 क्या है, अलग अलग वाले को जोड़ने पे 3 क्या है, एक साथ जोड़ा था, जो अंतर आया वो कितना आया, डेल्टा एम। इस डेल्टा एम को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। इस डेल्टा एम को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। क्षति का मतलब ही ये होता है कि लॉस हो गया जी, मास का लॉस हो गया है। ये मास का लॉस अलग अलग जोड़ने पर और एक साथ जोड़ने पर दोनों का अंतर ही उसका लॉस है। ठीक है, इतना अपने को समझ आ गया। लेकिन अब एक सवाल दिमाग में आता है कि ऐसा हुआ क्यों, कि ऐसा हुआ क्यों। तो फिर बात आती है अपने पास जी एनर्जी मास फॉर्मूले की, एनर्जी मास की। फिर आइंस्टाइन कहता है, क्या कहता है आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कहता है कि आपने अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिए, मान लो ये प्रोटॉन है, ये अपने पास न्यूट्रॉन है, ठीक है, दोनों को अलग अलग रखा, तब तो उनकी कुछ मास अलग अलग आता है और उनको जोड़ के आपने ये निकाल लिया। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जब इन दोनों को सारों को आपस में जोड़ोगे, मिक्स करोगे, तो एक एनर्जी रिलीज होती है जी, एक एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एक एनर्जी या कहीं एनर्जी मुक्त होती है, बाहर आती है एक एनर्जी। ये एनर्जी कुछ ना कुछ बाहर आई है, तो आइंस्टाइन कहता है कि एनर्जी बाहर आई है, तो एनर्जी किसका रूप होती है, एनर्जी मास का तो रूप होती है। ठीक है, एनर्जी और मास एक ही तो मानता है आइंस्टाइन। तो ये मास, एनर्जी बाहर आई मतलब मास बाहर आ गया, मास बाहर आ गया तो मास कम ही होएगा ना, मास क्या होएगा, कम होएगा। तो यहाँ पे कम हो जाता है मास। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति का कारण अपने को पता लग गया कि अलग अलग जोड़ते हैं तो साथ में जोड़ने पर एक एनर्जी रिलीज होती है, एक एनर्जी मुक्त होती है, उस एनर्जी को ही मास कहते हैं। तो एनर्जी मुक्त होगी तो मतलब मास मुक्त हो गया, मास कम हो, मास फिर मुक्त हो गया तो कम तो होएगा ही ना, तो वो मास कम हो जाता है, तो वो मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार मास में कमी आती है, इसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट, समझ आ गया ये। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर दूं कि पहले अपने पास कितना था मास, अभी जो निकाला था, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम, यही था ना मास। ये तो अभी मैंने निकाला था, स्मॉल एम था, ये स्मॉल एम की वैल्यू थी अपने पास, ये कैपिटल एम तो अपने पास था, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आइंस्टाइन क्या कहता है, एम सी स्क्वायर, ई इक्वल क्या होता है जी, एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई इक्वल डेल्टा एम सी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो चेंज आया, जो मास अपने पास आता है वही आ रहा है। तो इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूँ तो जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन कैपिटल एम और साथ में सी स्क्वायर, साथ में सी स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया, मास एनर्जी फॉर्मूला या बाइंड इस। अच्छा ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है, जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज हुई थी अपने पास, ये एनर्जी रिलीज हुई ना अपने पास, एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा यानी दो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के लिए जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा बोलते हैं। या ये कहें कि नाभिक को के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को आपस में जोड़े रखने वाली ऊर्जा ही क्या होती है अपने पास, बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है जी, ये भी कह सकते हैं कि अगर देखो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे जुड़े हुए हैं आपस में
अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल इसको एनर्जी दे देता हूँ तो इनका अलग अलग होना तय है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या ऐसी एनर्जी होती है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को आपस में जोड़े रखती है और नाभिक को स्थायी बनाए रखती है। एक बात ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा, बी से लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी न्यूक्लियस या नाभिक उतना स्थायी होएगा, नाभिक उतना स्थायी होएगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होएगा जितनी ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होएगी। ठीक है, ओके जी। एक टर्म और है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है जी। क्या होती है बंधन ऊर्जा? देखो बाइंडिंग एनर्जी तो अपने पास भी है, इसके ऊपर बार लगा दिया मैंने। टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं टोटल न्यूक्लियनों की संख्या अगर मैं n मानूं, उसे डिवाइड कर देता हूं तो अपने पास बाइंडिंग ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन आ जाती है, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने पास आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपने पास? बंधन ऊर्जा। जिसको क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये सारा समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है जी? 8O16। ठीक है, अगर मैं इसके टोटल मास की बात करूं, कितना होता है? वैसे तो 16 मान रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन वो एग्जैक्ट 16 नहीं होता। कितना होता है? 15.99 समथिंग होता है जी। कितना होता है? 15.99 समथिंग होता है, या AMU होता है। 15.99 AMU होता है। ठीक है, इसकी यूनिट आ गई टोटल मास की। अगर मैं अब उसको अलग अलग करता हूँ, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 8। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। तो वैसे कितना आना चाहिए? 8 इंटू MP प्लस 8 इंटू MN। 8 इंटू MP प्लस 8 इंटू MN। 8 इंटू 1.008 प्लस 8 इंटू 1.007, जो अपने पास आता है 16 समथिंग आता है, कि आता है अपने पास 16 पॉइंट, यार अपने पास 126 और 123 हो। ठीक है, ये AMU में आएगा, ये सारी यूनिट AMU में। ठीक है, ये आता है अपने पास 576। ठीक है जी, कितना आ रहा है? 576। 4 भी लगा लो साथ। ठीक है, देख लेना अगर कैलकुलेशन में कुछ हुआ तो, बस इतना ही आएगा अपने पास। कर लेते हैं ना, क्या पता कल तो क्या 864 0 एंड 8 पॉइंट में, और 8766 0 एंड 8.64 10 और 12 और 816। तो कितना आया? 16.120 आ गया ना, गलत हो गया ना। तो ठीक है, इतना आ गया अपने पास। अभी देख लेते हैं जी। ये टोटल मास था अपने पास, ये अभी निकाल रहे हैं अपने पास स्मॉल m की वैल्यू। तो कितनी आई अपने पास? 16.120, और वैसे अपने पास कितना आ रहा है? 15.999। ठीक, इसको 16 मान लो, आप 16 मान लो एक बार। तो कितना अंतर आ रहा है? 20 का इतना आ रहा है ना अपने पास। ये अपने पास क्या हो गया? द्रव्यमान क्या हो गया जी? क्षति होगी जी, द्रव्यमान क्षति हो गई है अपने पास। AMU में लिख लो इसको।
120 AMU। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो क्या आएगा, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये ध्यान रखना आप, आएगा ये अपने पास, देख लेना आप कैलकुलेशन में, आप सीधा लिख देता हूँ फिर आप वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। 127.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, द्रव्यमान क्षति आ गई है अपने पास इसके लिए। ठीक है, अब मैं इतना निकल गया, अब मैं इसके लिए अपने पास द्रव्यमान क्षति क्या होती है अपने पास, बाइंडिंग एनर्जी है ना। द्रव्यमान क्षति क्या होती है अपने पास, बाइंडिंग एनर्जी होती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालना है मेरे को, तो कितना आ गया, बी अपॉन में एन लिखना है ना, बी की वैल्यू तो अपने पास यही आ गई, और न्यूक्लियन कितने आएंगे इसमें, 8 और 16 ही होते हैं, तो 16 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, तो जो अपने पास आएगा ये 94 7 और ये आ जाएगा अपने पास 7.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ओके जी, ये अपने पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई। ठीक है, उम्मीद है सारों को ये समझ आया होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट भी जो अवश्य करें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो कमेंट में बता दें। धन्यवाद।